हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बदचलन भाग 7। रात को देर से सोया था, अतः सुबह आंख तब खुली जब कान में आवाज़ आई, बाबूजी चाय। मैंने आंख खोल कर देखा तो एक नौकरानी चाय का कप लिए खड़ी थी। मैं चाय पीकर वही सोफे पर बैठ गया। कुछ समय बैठने के बाद नृत्य क्रम से निवृत्त होने के लिए शौचालय में घुस गया और वहीं स्नान करके बाहर निकल आया और बाहर लॉन में घास पर घूमने लगा। तभी एक नौकरानी आकर मुझे अंदर बुला ले गई, जहाँ एक मेज़ के आसपास बिरबा अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी। रामा कृष्णा होने के बाद अंकल जी ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया, आओ यहाँ बैठो। नींद अच्छी आई? अंकल जी ने पूछा। हाँ अंकल जी, आराम से सोया। अब मैं चलूँगा। ऐसे कैसे चले जाओगे? अभी नाश्ता करो, खाना खाकर जाना। अंकल जी, कई दिन से काम पर नहीं आया हूँ, समय से पहुंच गया तो कुछ काम कर लूँगा। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ दूँगा। नाश्ता सामने आ गया तो सभी के साथ मैं भी नाश्ता करने लगा। मैंने कनखे से बिरबा की तरफ देखा, वह भी मुझे देख रही थी। आंखें चार हुई तो शर्मा कर बिरबा ने चेहरा छुपा लिया। उसके चेहरे पर कई रंग आकर चले गए। मेरे हृदय में भी हलचल सी हो गई। सोचने लगा शायद यही इनाम मिलेगा। अंकल जी बिरबा से विवाह का ही प्रस्ताव रखेंगे। मुझे तो बिरबा चाहिए, इसलिए मैं उनके प्रस्ताव को कैसे नामंजूर कर सकता हूँ। बिरबा मेरी हो जाएगी और मैं बिरबा का। बिरबा के सपने देखते देखते मैं बैठा बैठा ही ख्वाब देखने लगा। किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया। अंतरिक्ष में बिरबा के साथ विचरण करने लगा। बिरबा के लिए चांद सितारे चुनने लगा, मगर अंकल जी की एक आवाज़ ने मुझे अंतरिक्ष से ज़मीन पर पटक दिया। मेरा सपना टूट गया जब अंकल जी ने कहा, कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? नहीं नहीं अंकल जी, मैं खा तो रहा हूँ, मैंने मुंह चलाते हुए कहा। यह लो पकोड़े। मैंने एक पकोड़ा उठाकर मुंह में दबाया और एक गिलास दूध पीकर कहा, बस अंकल जी, पेट भर गया। कुछ फल तो खाओ, लो यह काजू लो। इसी तरह थोड़ा थोड़ा खाते हुए सभी का नाश्ता हो गया तो मैंने पुनः कहा, अंकल जी मैं निकलूँ? थोड़ा रुको, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ कर आऊँगा। इतना कहकर अंकल जी अंदर कमरे में गए और 500 के नोटों की 2 गड्डी मेरे हाथ में थमाते हुए बोले, यह है तुम्हारा इनाम। मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई, जैसे तड़पड़ाती दामनी मेरे ऊपर गिरी हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ संभलते मैंने दोनों गड्डी मेज के ऊपर रखकर हाथ जोड़कर कहा, अंकल जी ये सब मैंने पैसे के लिए नहीं किया था। रुपये देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अंकल जी रुपये मैं नहीं लूँगा। अगर हिम्मत यह नहीं हुई कि मैं रुपये के बदले बिरबा को मांग लूँ। अंकल जी मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं तुम्हारा अपमान करूं, यह तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाऊं। मैं तो तुम्हें पुरस्कार समझकर दे रहा था। तुमने पुरस्कार का काम जो किया है। नहीं अंकल जी, मैंने कोई पुरस्कार का काम नहीं किया है। यह तो बिरबा की इच्छा थी, सो हो गया। भला मैं कौन होता हूँ इस काम को करने वाला? तुम्हारे संस्कार बहुत उच्च कोटि के हैं, इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता को नमन करता हूँ। चलो अब मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूँ। मैं अंकल जी के साथ साथ बंगले से बाहर निकल ही रहा था, तभी रवि आ गया। बिरबा भी अपनी माँ के साथ थी। बिरबा की सूरत देख देख कर मेरे हृदय में हुक सी उठ रही थी। दरवाजे से बाहर निकलकर मैंने जी भरकर बिरबा की ओर देखा। शायद बिरबा दोबारा मुझे देखने को कभी मिलेगी या नहीं। बिरबा की आंखों में आंसू थे। बड़बड़ाई आंखों में बिरबा हाथ जोड़कर अपना प्रमाण करती हुए अंदर बंगले में वापस भाग गई तो मैं भी किसी लूटे हुए व्यापारी की तरह अपना मूलधन गंवाकर अंकल जी की कार में बैठ गया। अंकल जी ने रवि को मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए भेज दिया। रवि ने रास्ते में मुझसे पूछताछ शुरू कर दी तो मैंने भी उसे सच सच सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर रवि कुछ अचंभित सा रह गया। कुछ समय शांत रहने के उपरांत पुनः बोला, तो यूसुफ ने बिरबा को अशरफी के कोठे पर भेज दिया। हाँ, कितने दिन रही बिरबा वहाँ? मेरा मतलब अशरफी के कोठे पर। 1 दिन। उसके बाद तुम वहाँ से निकाल लाए और यहाँ लेकर आ गए? जी हाँ। तो बिरबा ने कुछ बताया कि आगे उसका क्या विचार है? मैं बिरबा से प्यार करता हूँ और हर तरह से बिरबा की मदद को तैयार हूँ। क्या बिरबा भी तुमसे प्यार करती है? जी हाँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वह तो दिल्ली में ही मुझसे विवाह करने को तैयार थी, मगर मैं ही उसे यहाँ लेकर आया। तब तक बस स्टैंड आ गया तो रवि मुझे वहीं छोड़ दिया और मैंने दिल्ली के लिए बस पकड़ ली। मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा मैंने कैसी करी भगवान ही जाने। जो आशियाना मैंने दिल्ली में संजोया था उसे मेरठ में छोड़ आया। मेरी आंखों के सामने ही मेरा घरौंदा बनने से पहले ही उजड़ गया।
दिल पर पत्थर रखकर रवि के साथ कार में बैठकर बस स्टैंड आ गया। प्रभा का भी दिल टूट गया होगा, तभी तो वह हाथ जोड़कर अपने प्रमाण कहकर रोती हुई अंदर भाग गई। क्या बीत रही होगी प्रभा पर, उसने भी हृदय पर पत्थर रख लिया होगा। प्रभा से मिलकर एक उम्मीद का दिया जलाया था, हवा के थप्पड़ों ने उसे भी बुझा दिया। कैसे भूलूंगा प्रभा को, शायद अब मिलन भी संभव नहीं है। पलछिन समय कैसे कटेगा लंबी जिंदगी का। शायद मेरे भाग्य में प्रभा थी ही नहीं, जिंदगी की यात्रा में शायद एक पड़ाव सी थी। प्रभा मंजिल नहीं और पड़ाव को ही मंजिल समझ बैठा। मेरे लिए प्रभा को पाना जितना मुश्किल था, भूलना उससे भी अधिक। जिंदगी के प्यारे सपने का अंत दुर्भाग्य से हो गया, जो मेरे हृदय को एक नासूर दे गया। प्रभा के लिए एक सपना बनकर रह गई, किसी पानी के बुलबुले की तरह आई और दर्द देकर चली गई। प्रभा के लिए दिल में इतनी तड़प थी कि मेरी जिंदगी अमावस्या की काली रात की भय भय शुरू हो गई। 2 दिन दिल्ली रुका, दिल्ली में मन नहीं लगा तो अपने काम पर आ गया। किसके लिए पल्लेदारी करूं? गांव आने के लिए मैं अपना झोला डंडा उठा लिया तो मेरे साथियों ने भी मुझे बहुत समझाया। सरदार जसवीर ने तो मेरा झोला ही छीन लिया। कहाँ जा रहा है? यहीं रहकर काम कर। मगर प्रभा की यादें मुझे स्थिर नहीं होने दे रही थी। हृदय में प्रभा की यादों का बवंडर उठ रहा था, एक पल भी चैन नहीं था। प्रभा की सूरत अपने टूटे हुए दिल के वीरान खंड ढूंढता रहता, मगर उन खंडरों की गहराई इतनी गहरी थी कि चाहकर भी वहां नहीं पहुंच पा रहा था। शायद मेरी प्रभाएं उन्हीं गहराइयों में से मुझे आवाज़ दे रही थी, जो मेरी पहुंच से दूर थी, बहुत दूर। मैं बेबस था। अंत में मैंने अपना थैला उठाया और दिल्ली से अपने गांव के लिए एक पैसेंजर रेल पकड़ ली। रेलगाड़ी में भीड़ भाड़ थी। जैसे तैसे 4 घंटे का सफ़र काटा और मैं गांव के रेलवे स्टेशन पर उतर गया। थैला कंधे पर लटका कर मैं धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल दिया। पैर रास्ते पर चल पड़े थे, मगर हृदय प्रभा के साथ विचरण कर रहा था। खड़ी फसल के बीच टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर जरा सी आहट भी प्रभा के होने बोध करा जाती, जैसे प्रभा अपनी मोड़ पर खड़ी मेरी इंतजार कर रही है। पहुंचने पर मृग मरीचा की हाथ लगती। कभी भ्रम होता कि प्रभा एक की फसल में खड़ी है। गन्ने की गांठ प्रभा की आंखें दिखाई देती, तो कभी सरसों के फूलों में जैसे उसकी हंसी खिलखिला रही हो। 1 किलोमीटर का रास्ता 1 घड़ी में पार होगा। इस तरह प्रभा से मिलते जुलते मैं घर तक पहुंच गया। घर में सब थे, भरा पूरा परिवार था। मैं प्रभा को ढूंढ रहा था, मन नहीं लग रहा था। रात्रि हो गई तो मैं खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। भूख नहीं, फिर भी मैं घर वालों ने खाना खिला ही दिया। चारपाई पर लेटते ही प्रभा की यादों ने मुझे कुरेदना शुरू कर दिया। नींद आंखों से कोसों दूर भाग गई। रह रहकर प्रभा की याद आती रही। आंखों ने आंसुओं की बरसात शुरू कर दी। आंखों से निकले आंसुओं को तकिया सोखता रहा और मैं उजड़ती हुई मोहब्बत को कुरेदता रहा। प्रभा की याद मेरे हृदय में किसी नस्तर की तरह चुभ रही थी, दिल में टीस बनकर उठ रही थी। प्रभा की यादें आती रही और आंखें तब तक आंसू बरसाती रही, जब तक निद्रा रानी ने मुझे अपने आगोश में समेट न लिया। बहुत पापड़ बोलने के बाद आके मेरी बारात प्रभा के दरवाजे पर पहुंच गई। बारात का स्वागत सत्कार भी बहुत अच्छा हुआ। मैंने प्रभा के गले में वरमाला डाल दी तो प्रभा भी सगुचा कर वरमाला मेरे गले में डाल दी। आशीर्वाद का दौर शुरू हो गया। फोटोग्राफर तरह तरह के कोणों से फ़ोटो खींच रहे थे। सभी लोग साथ में फ़ोटो खींच रहे थे, मगर प्रभा के पिताजी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा कहीं व्यस्त होंगे। इसके बाद भावरे पड़ने लगे। पंडित जी द्वारा बोले जा रहे एक एक श्लोक का मोरा हृदय गदगद हो रहा था। आखिरकार प्रभा मेरी हो रही थी। खुशी इतनी थी कि मैं उसे अपने हृदय में समेट नहीं पा रहा था। मेरे पांव जमीन पर नहीं थे, मैं अंतरिक्ष में उड़ रहा था। अंतरिक्ष ठिकाने नहीं होते, गिरे तो जमीन पर ही। वही मेरे साथ हुआ। हंसी खुशी विदाई का समय आ गया। प्रभा लाल जोड़े में सजी धजी विदाई के लिए तैयार थी। घर के दरवाजे पर डोली रखी थी और मैं डोली के पास ही दुल्हन के इंतजार में खड़ा था। प्रभा की सखियां अंदर से प्रभा को लेकर आई। तभी प्रभा के पिताजी हाथ में बैत लेकर आते हुए दिखाई दिए और मेरे पास आकर बोले, ये सब क्या हो रहा है? जी, मेरा और प्रभा का विवाह हुआ है, अब विदाई हो रही। मेरी बेटी का विवाह एक पल्लेदार से? ऐसा संभव नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और इन्होंने एक बैंत खींचकर मेरे सर पर दे मारी। मैं सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। तभी मेरी आंखें खुल गई। सपना भंग हो गया तो मैंने खुद को अपनी ही चारपाई पर बैठा पाया। सपने को याद कर मेरे होठों पर तो मुस्कान आ गई, मगर आंखें डबडबा गई।
प्रभा की याद पुनः दिल को कुरेदने लगी। एक दिन निकल आया तो मैंने चारपाई छोड़ दी और जंगल की ओर निकल गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था बच्चलन भाग 7। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब